वीडियो में 1661 एडी का चार्टर या 1661 ईस्वी के राजपत्र के विषय में बताया जा रहा है। कंपनी को बिजनेस करते हुए 60 वर्ष हो चुके थे, 60 ईयर हो गए थे। कंपनी प्रॉफिट में भी थी और कंपनी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इंडिया के चारों कोनों में डेवलप कर रही थी। उसकी नई नई फैक्ट्रियां भी इस्टेब्लिश हो रही थीं। तो ऐसे कौन से रीज़न हुए जिसकी वजह से 1661 का चार्टर लाना पड़ा? तो सबसे पहले उन रीज़न्स का डिस्कशन करेंगे। तो दो रीज़न ऐसे थे जिनकी वजह से 1661 एडी का चार्टर लाना पड़ा। 1661 ईस्वी का राजपत्र लाने की आवश्यकता महसूस हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्वेस्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चार्टर को इशू किया या जारी किया। 1661 एडी का चार्टर या 1661 ईस्वी का राजपत्र इशू करने का पहला रीज़न ये था, फर्स्ट रीज़न, कि ब्रिटेन से बहुत सारे अंग्रेज़ इंडिविजुअली या ग्रुप्स में आकर के इंग्लिश कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बस्तियां थीं, कॉलोनी थी, उसमें आके रहते थे। जबकि वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट भी नहीं थे, ना तो उसके एम्प्लॉइज़ थे ना उसके ऑफिसर्स थे। इंडिविजुअली या ग्रुप्स में आकर के वो लोग रहने लगे। यहाँ पे बिजनेस भी करते थे, इंडिविजुअली बिजनेस करते थे, ग्रुप्स में बिजनेस करते थे और साथ ही उन बस्तियों में उन इंग्लिश कॉलोनी में क्राइम भी करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उन अंग्रेज़ों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ना ही एम्प्लॉइज़ हैं ना ही ऑफिसर्स हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। और दूसरा रीज़न, सेकंड रीज़न ये था कि 1600 एडी के चार्टर में 1600 ईस्वी के राजपत्र में, जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया गया है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉ मेकिंग का राइट मिल गया था, कानून बनाने का अधिकार मिल गया था, लेकिन कानून का वितरण, जस्टिस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था सही ढंग से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि न्याय का वितरण, जस्टिस इम्प्लीमेंट हो सके और कुछ और अधिकार, कुछ और राइट्स की ज़रूरत थी। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1661 ईस्वी के राजपत्र को इशू किया। तो टू रीज़न्स, दो कारणों की वजह से इस राजपत्र को इशू किया गया। आफ्टर दिस 1661 एडी के चार्टर के या 1661 ईस्वी के राजपत्र के जो महत्वपूर्ण भाग थे, इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, उनमें से फर्स्ट पॉइंट है अधिकार व प्रशासन से संबंधित भाग, सेपरेशन ऑफ पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस राजपत्र में, इस चार्टर में ये राइट दिया गया कि जो इंग्लिश कॉलोनी है, इंग्लिश फोर्ट हैं, किले, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ हों या ना हों, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट करना है, वहाँ का प्रशासन सुदृढ़ करना है। और अगर जो इंडिविजुअली या ग्रुप्स में अदर अंग्रेज रहते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट नहीं हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मुकदमा चलाना, केस चलाने की परमिशन दी गई। और ज़्यादा बड़ा केस है, सीरियस केस है, तो उनको ब्रिटेन में भेज करके, यहाँ से अरेस्ट करके ब्रिटेन में भेज करके वहाँ पे केस चलाने की परमिशन इस चार्टर में दी गई। साथ ही जो इंडियन किंग्स हैं, भारतीय राजा हैं, उनसे शांति व्यवस्था और युद्ध करने की परमिशन भी दी गई। मतलब पीस सिस्टम को डेवलप करना है और अगर वार करने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू नीड्स है,
तो युद्ध और शांति व्यवस्था दोनों की परमिशन इस चार्टर में दी गई। सेकंड पॉइंट में नियुक्ति से संबंधित भाग इस्टेब्लिशमेंट आता है, जिसमें कंपनी को ये अधिकार दिए गए, ये राइट्स दिए गए कि कंपनी आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू नीड्स एम्प्लॉइज़ की, ऑफिसर्स की, कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, उनका अपॉइंटमेंट कर सकती है और उनके लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है। साथ ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसा इस चार्टर में डिसाइड किया गया। लेकिन जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, चाहे वो गवर्नर का हो, एम्प्लॉइज़ का हो, ऑफिसर्स का हो, वो सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार ही काम करेंगे, वर्क करेंगे और जस्टिस सिस्टम, जो न्याय व्यवस्था है, उसी के अंडर में रह कर के वो लोग काम करेंगे। ऐसा भी अधिकार इस चार्टर के तहत दिया गया। मतलब जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो लोग इंग्लिश सिस्टम के अनुसार ही वर्क करेंगे और अगर इंग्लिश लॉ को नहीं मानते तो उसके पनिशमेंट की भी व्यवस्था इस चार्टर में की गई, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वर्किंग है, जो काम है उसका, वो इफ़ेक्टेड, प्रभावित ना हो सके। थर्ड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित भाग है सिक्योरिटी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी गई इस चार्टर में फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए या इंग्लिश कॉलोनी की सुरक्षा के लिए, इंग्लिश कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए, फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और नेवी फोर्स भी रख सकती है। तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार नहीं था कि किसी तरह की आर्मी या नेवी फोर्स रख सके। 1661 एडी के चार्टर में 1661 ईस्वी के राजपत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए या इंग्लिश कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए फोर्स रख सकती है और नेवी फोर्स भी रख सकती है, आर्मी और नेवी फोर्स रख सकती है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सिक्योरिटी कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। इस सिस्टम में कमांडर्स और आर्मी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करने का राइट्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा था, डेवलप हो रहा था, तो उसे अब सिक्योरिटी की, सुरक्षा की आवश्यकता थी। फोर्थ पॉइंट न्याय से संबंधित भाग है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर और गवर्नर एंड काउंसिल को ये राइट्स दिए गए कि जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो कंपनी के लिमिट लाइन में, कंपनी की सीमा रेखा में रहते हैं, चाहे वो भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़, ऑफिसर्स हों या ना हों, उन सब के लिए ये डिसाइड किया गया कि क्रिमिनल और सिविल, मतलब फौजदारी और सिविल केसेस उन पे चलाए जा सकते हैं कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो ना करने पे। मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो लिमिट लाइन है, या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनी है, इंग्लिश कॉलोनी है, उनमें जो अंग्रेज़ लोग रह रहे हैं, वो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं या नहीं हैं, कर्मचारी हैं या नहीं हैं, उन सभी पे ईस्ट इंडिया कंपनी केसेस कर सकती है, मामले चला सकती है, और दोनों तरह के केस, दीवानी और फौजदारी, मतलब सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह के केस चलाने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चार्टर में दिया गया। और ये भी अधिकार दिया गया, ये भी राइट्स दिए गए कि जो केस चलेंगे वो इंग्लिश लॉ के अनुसार चलेंगे, मतलब उनका डिसीजन जो है वो इंग्लिश लॉ के अनुसार होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चार्टर में ये राइट्स दिए गए कि इंग्लिश कॉलोनी में
या फैक्ट्री की लिमिट लाइन में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं या नहीं हैं, उन सभी पे सिविल और फौजदारी, मतलब दीवानी और फौजदारी, सिविल एंड क्रिमिनल केस चलाए जा सकते हैं और उन सभी का डिसीजन इंग्लिश लॉ के अनुसार होगा। और केस का जो डिसीजन होगा उसे भी इंग्लिश लॉ के हिसाब से उसका इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश लॉ के अनुसार ही केस चलेंगे और इंग्लिश लॉ के अनुसार ही उनका वितरण होगा, इम्प्लीमेंट होगा। बस ये 4 पॉइंट 1661 एडी के चार्टर में 1661 ईस्वी के राजपत्र में हैं और इस चार्टर को जुडिशियली चार्टर भी कहा जाता है। 1600 एडी का जो चार्टर आया था, 1600 ईस्वी का जो राजपत्र आया था, उस पर लॉ मेकिंग का राइट था। तो 1661 एडी के चार्टर में 1661 ईस्वी के राजपत्र में कानून वितरण, जस्टिस इम्प्लीमेंट का प्रपोजल रखा गया और इंग्लिश लॉ के अनुसार सारे केस चलाने की परमिशन दी गई। तो ये चार्टर न्याय के वितरण से संबंधित था, रिलेटेड टू जस्टिस इम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से 1661 का चार्टर इशू किया गया और कंपनी को कई तरह के राइट्स दिए गए, जिसमें कंपनी की सिक्योरिटी, आर्मी वगैरह रखने की परमिशन, इंग्लिश कॉलोनी में जो लोग रह रहे थे वो एम्प्लॉइज़ भी नहीं थे, उनको कंट्रोल करने का अधिकार, उनको कंट्रोल करने के राइट्स, ये सारी चीज़ें इस चार्टर में दी गई। और कंपनी के रिक्वेस्ट पे ही ये चार्टर इशू किया गया। इस चार्टर को, इस राजपत्र को 3 अप्रैल 1661 में इशू किया गया। 1661 ईस्वी में 3 अप्रैल 1661 ईस्वी को जारी किया गया।